अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पार्ट टू ऑफ एनएमआर। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोग बात कर चुके थे व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, और उसके अंदर हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियाई होते हैं, पहले वो रैंडमली अरेंज होते हैं। जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो अरेंज हो जाते हैं इन अ प्रॉपर वे। फिर हम उनके ऊपर रेडिएशन थ्रो करते हैं तो उनके अंदर फ्लिपिंग का फिनोमेना होता है। ठीक है जी। उससे बढ़ के आज पार्ट टू के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड मल्टीप्लिसिटी। इन दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे, और मजीद ये कि स्ट्रक्चर इलुसिडेशन कैसे होगी इसके लिए हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहली चीज कि हम लोग जब एनएमआर के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एनएमआर के जो सिग्नल्स होते हैं, जो पीक्स होती हैं, इट डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपाउंड। इन्वायरमेंट से क्या मुराद है, इसके मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग हमारे पास है। अब इस बेंजीन रिंग के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम जो है वो कितने इन्वायरमेंट में मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ना, तो ये क्लोरीन एटम है और यहाँ पर ये भी क्लोरीन एटम है। अब इन्वायरमेंट में क्या होगा कि अगर आप देखते हैं कि इस क्लोरीन के साथ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, जितनी वैल्यू इस हाइड्रोजन की होगी उतनी ही वैल्यू इस हाइड्रोजन की होगी। सिमिलरली ये भी क्लोरीन के साथ डायरेक्टली आर्थो पोजीशन पे है, तो जितनी वैल्यू इस हाइड्रोजन की होगी उतनी ही वैल्यू इस हाइड्रोजन की होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों हाइड्रोजन एक ही एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। इनका एनवायरनमेंट क्या है, हमारे पास सेम है। तो इनकी हमारे पास जो पीक आएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक पीक आएगी, एक सिग्नल आएगा। समटाइम आई यूज द वर्ड सिग्नल, समटाइम पीक। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होगा, एक पीक आएगी, एक सिग्नल आएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि यहाँ पे ये क्लोरीन के साथ डायरेक्ट जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। इधर देखें तो सेम क्लोरीन के साथ जो कार्बन है उसके साथ भी हाइड्रोजन एटम अटैच है। इन दोनों हाइड्रोजन एटम का एनवायरनमेंट सेम है। लेकिन अगर आप इस हाइड्रोजन एटम को देखें और इस हाइड्रोजन एटम को देखें, इन दोनों का एनवायरनमेंट इस लिहाज से सेम है कि ये क्लोरीन के बाद तीसरे कार्बन पर और ये भी क्लोरीन के बाद तीसरे कार्बन पर है, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट भी सेम है। लेकिन ये जो रेड सर्कल में मैंने बनाया है, इनका एनवायरनमेंट और इनका एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट है। अब हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम दो डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, तो हमारे पास जो आएंगे वो दो सिग्नल आएंगे। कितने सिग्नल आएंगे, दो सिग्नल आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, तो सिग्नल से मुराद वही हमारे पास क्या होती हैं, पीक्स होती हैं इस फिगर नंबर 2 के अंदर। यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये कंपाउंड था, ये उसके सिग्नल्स बता रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर के हमारे पास हाइड्रोजन है इसको भी एच बी कह रहे हैं और इसको भी एच बी कह रहे हैं। इन दोनों का एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। ये भी डायरेक्ट उस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है जो क्लोरीन के साथ जुड़ी हुई है, सेम ये भी क्लोरीन के साथ और ये उस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। सिमिलरली अगर आप देखें तो जो ग्रीन के अंदर हमारे पास ये हाइड्रोजन मौजूद है, इन दोनों हाइड्रोजन का हमारे पास एक सिग्नल आएगा। तो हमारे पास एक ब्लू हाइड्रोजन की वजह से सिग्नल आएगा और एक ग्रीन हाइड्रोजन की वजह से सिग्नल आएगा। सो वी कैन से कि यहाँ पे हमारे पास दो सिग्नल आएंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जांपल तो यहाँ पे बहुत सारी पड़ी हैं, लेकिन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये कार्बोनाइल कार्बन है, सी डबल बॉन्ड ओ है। अब इसके साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन मौजूद है और यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, इन दोनों की इंपॉर्टेंस सेम होगी, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है, तो जितनी वैल्यू इस हाइड्रोजन की होगी उतनी ही इतनी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है।
बट अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें तो ये भी तो वही आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है, और ये भी कार्बोनाइल कार्बन के साथ देखें तो आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बनता है, और इधर से देखें तो ये भी आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बनता है। तो ये चारों हाइड्रोजन हमारे पास सेम इन्वायरमेंट में है। क्योंकि चारों का इन्वायरमेंट सेम है तो हमारे पास क्या आएगी, जस्ट एक पीक आएगी। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इस केस में। अब इस केस को यहाँ पे वो एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें क्लोरीन एटम है। इस क्लोरीन एटम के साथ जो कार्बन अटैच है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ अब एक ये हाइड्रोजन एटम है और एक ये हाइड्रोजन एटम है। अब इन दोनों हाइड्रोजन एटम देखें, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों उसी कार्बन से जुड़े हुए हैं जो क्लोरीन के साथ जुड़ी हुई है। तो अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों हमारे पास क्या रखते हैं, सेम वैल्यू रखते हैं। देखने में तो ये महसूस हो रहा है, बट दूसरी चीज देखें, अगर मैं ये कह रहा हूं ये दोनों सेम वैल्यू रखते हैं तो इस कार्बन के साथ तो फिर वही कार्बन अटैच है जो क्लोरीन के साथ अटैच है, लेकिन इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम सेम एनवायरनमेंट में नहीं है। क्यों सेम एनवायरनमेंट में नहीं है, उसकी वजह यह है कि अगर हम इन दोनों कार्बन एटम को गौर से देखते हैं तो ये जो हाइड्रोजन हमारे पास है, इस हाइड्रोजन के साथ एक साइड पे भी क्लोरीन है और दूसरी साइड पे भी क्लोरीन है। लेकिन इसके साथ में ये जो हाइड्रोजन है, इसकी एक साइड पे क्लोरीन है, क्लोरीन वाली कार्बन है, और दूसरी साइड पे जो कार्बन है वो हाइड्रोजन वाली कार्बन है। लिहाजा ये दो हाइड्रोजन एटम सेम एनवायरनमेंट में नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे ये देखें कि क्लोरीन के साथ डायरेक्ट क्या चीज उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, जिस तरह इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो ये जो दो एनवायरनमेंट होंगे, ये जो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ और इसको जो सर्कल कर रहा हूँ, ये दोनों हमारे पास सेम एनवायरनमेंट में होंगे। क्यों सेम एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन की इस साइड पे देखें क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन की इस साइड पे क्लोरीन है और इधर क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो इस वजह से ये दो हाइड्रोजन एटम सेम एनवायरनमेंट में होंगे, और ये जो सेम एनवायरनमेंट में होंगे तो इसकी हमारे पास क्या आएगी, एक सिग्नल आएगा। ठीक है जी। अब ये हाइड्रोजन अलग एनवायरनमेंट में है क्योंकि इसकी एक साइड पे भी वो कार्बन है जिसमें साथ हाइड्रोजन है और इधर भी, और इस हाइड्रोजन को देखें तो इसके इधर भी क्लोरीन है और इधर भी क्लोरीन है। तो इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, तो एक पीक इसकी आएगी और एक इसकी देखें तो इसकी भी हमारे पास एक पीक आएगी। तो क्योंकि इसमें तीन डिफरेंट एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन मौजूद हैं तो हमारे पास तीन पीक्स आएंगे। इसको डिटेल में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर के अंदर हाइड्रोजन है इनका एनवायरनमेंट सेम है, ये जो ग्रीन के अंदर है इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, और ये जो हमारे पास है ऑरेंज कलर में या ब्राउन कलर में, इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। सो इन शॉर्ट बात करने का मकसद ये था कि हमारे पास जो सिग्नल्स आते हैं या जो हमारे पास पीक्स आते हैं, बेसिकली दे टेल अस अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे भी इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर भी आप देखें तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं, तो इनकी भी हमारे पास क्या आएगा, एक सिग्नल आएगा। इसको हम नाम देते हैं, सिग्नल का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब सिग्नल्स की बात तो यहाँ तक ठीक है। अब मजीद अगर आप इस देखें स्पेक्ट्रम को, तो ये हमारे पास तीन सिग्नल आए हुए हैं, एक ब्लू कलर में है, ये भी रेड में, और शायद ऑरेंज में। इनको भी डिटेल में देखते हैं, बट डिफरेंट सिग्नल्स आ रहे हैं। अब जितने सिग्नल्स आ रहे हैं इन सिग्नल से हमें इस चीज का अंदाजा होगा कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। अगर फोर सिग्नल आ रहे हैं इट्स मीन कि फोर हाइड्रोजन एटम ऐसे हैं जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। इफ देयर इज ओनली वन सिग्नल इट्स मीन कि ऑल हाइड्रोजन एटम आर इन द सेम एनवायरनमेंट। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो सिग्नल आते हैं, जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि ये जो सिग्नल आते हैं ये केमिकल शिफ्ट के जरिए हमें पता चलता है कि ये किसके साथ अटैच है और किसके साथ अटैच नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें कुछ सिग्नल जो है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, कुछ सिग्नल ऐसे होंगे हमारे पास जो कि इस केमिकल शिफ्ट के नजदीक नजदीक होंगे,
और कुछ ऐसे होंगे जो केमिकल शिफ्ट से क्या होंगे, दूर होंगे। इसको भी डिटेल में देखते हैं। अब पहले इसके रीजन आपको मैं बता दूं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है शील्डिंग और डी शील्डिंग का, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था आपको बताऊंगा। अब वो टाइम आ गया कि मैं आपको शील्डिंग और डी शील्डिंग के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं। पहली चीज कि शील्डिंग और डी शील्डिंग कब होती है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कार्बन एटम अटैच है, इस कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोजन एटम अटैच है, 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है, जब मैं कह दूं कि 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है, इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब हमने ये चीज कही थी कि हमारे पास क्या चीज होते हैं, हम इनको एक मैग्नेट के अंदर प्लेस करते हैं। अब मैग्नेट का आपको पता है एक नॉर्थ पोल होता है और एक हमारे पास साउथ पोल होते हैं। अब क्या होगा कि मैं इसको इस कंपाउंड को जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा, तो क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन, फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ ये मॉलिक्यूल और यहाँ पे ये जो मेरे पास है ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ठीक है जी। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे होंगे यहाँ पे, इन इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की वजह से भी क्या प्रोड्यूस होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे जो हमारे पास है ये तो आप देख ही रहे हैं कि नॉर्थ साउथ की वजह से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, और जो हम इसको दे रहे होंगे ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब जब ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो फिर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कम आएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमें थोड़ी सी रेडिएशंस देनी पड़ेंगी। ये इसका नॉर्मल हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर वो क्या चीज है, हमारे पास कंपाउंड रखा हुआ है, जो भी कंपाउंड है उसके इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे क्या थे, शील्डेड थे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास होगा इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, इसका मतलब है कि हमारे जो न्यूक्लियाई थे जिनके ऊपर हमने रेडिएशन थ्रो करनी थी, हम थोड़ी सी अमाउंट में, या जो हम रेडिएशन थ्रो करेंगे उनकी एनर्जी कम होगी, हम थोड़ी सी इनको रेडिएशन देंगे, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होगा उसको एनर्जी मिलेगी, और वो बहुत जल्दी जो है वो अपनी फ्लिप जो है वो यहाँ से क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा इस डायरेक्शन में। तो उसके लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और जब एनर्जी कम देनी पड़ेगी तो वो इस केमिकल शिफ्ट के नजदीक नजदीक वैल्यू आएगी, ठीक हो गया। और जब केमिकल शिफ्ट के नजदीक नजदीक वैल्यू आएगी, इसको हम क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं कि ये नियर टू द केमिकल शिफ्ट है, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होगी, कम पीपीएम होगा, और इसको हम नाम देते हैं इसको लोअर रीजन नहीं, इसको अपर रीजन का नाम दिया जाता है, यानी कि हायर रीजन का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। अप फील्ड, एक्चुअली इसके लिए जो स्पेशल टर्म जो यूज हो रही होती है वो कौन सी होती है, अप फील्ड रीजन। तो हमारे पास क्या होगा कि अप फील्ड रीजन के अंदर पीक बनेगी, किस केस में, जब हमारे पास नॉर्मल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जब कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होगा। ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास शील्डिंग का। अब मैं बात करता हूं, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि यहाँ पे अब मेरे पास जो है वो कंपाउंड है, ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ क्या चीज है, हाइड्रोजन अटैच है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से।
एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि इस हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर जाएंगे, वो इधर कार्बन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा जिसको हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो यहाँ पे जो मैंने कहा कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, अब इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व यहाँ पे जो होगा, या इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास सर्कुलेशन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए, ऑक्सीजन ने। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमने प्रोवाइड किया, तो मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कोई चीज नहीं कर सकेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसने खींच लिए थे। अब जब इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिए थे, इस मैग्नेटिक फील्ड को कोई कैंसिल नहीं कर सकेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या करना है, हमने तो रेडिएशंस देकर फ्लिपिंग करानी है, न्यूक्लियाई को चेंज कराना है। तो न्यूक्लियाई को तो अब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का सामना करना पड़ रहा है, तो जो हमें रेडिएशन देनी पड़ेगी ये भी क्या देनी पड़ेगी, फिर हाई देनी पड़ेगी। जब रेडिएशन हाई देंगे तो हम कहेंगे कि ये अप फील्ड नहीं आएगा, बल्कि ये क्या आ रहा है हमारे पास, लो फील्ड आएगा। उसमें पीपीएम की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। या पीपीएम की वैल्यू या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगी, हम कहेंगे कि ज्यादा हो गई है। इसको हम नाम देते हैं डी शील्डिंग का। तो बात मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी की है कि हाई शील्ड और लो शील्डिंग के अंदर क्या होगा कि जब हमारे पास कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। जब न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह ज्यादा होता है। अब जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है, आपको पता है कि न्यूक्लियाई जो है वो तो अलाइन होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ के अलावा फिर क्या होगा कि हमने इनकी फ्लिपिंग करानी है, तो जो रेडिएशन हमें देनी पड़ती है, वो रेडिएशन हमें कौन सी देनी पड़ती है, हाई एनर्जी की देनी पड़ती है। तब जाके ये अपनी फ्लिपिंग जो है वो क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, और तब जाके हमें सिग्नल मिलते हैं। तो जब हम हाई रेडिएशन थ्रो करेंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया था, हमारे पास डी शील्ड हुआ था, तभी हमें हाई एनर्जी देनी पड़ी, और ये फिर किधर आएगा, ये हमारे पास लो फील्ड रीजन में आएगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था किस चीज का, शील्डिंग और डी शील्डिंग का। ठीक है जी। हाँ, अब आ जाते हैं इस चीज पे जो मैं आपको सिग्नल्स के बारे में बता रहा था। अभी तक हमने दो बातें कर ली हैं। एक मैंने आपको ये बता दिया कि सिग्नल्स किस बेस पे आते हैं, ये हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट को देख के आते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बता दी हाई शील्ड और लो शील्ड के बारे में। हाई शील्ड हम तब कहते हैं, हाई शील्डेड न्यूक्लियाई, कि जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद हो, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियाई शील्डेड होते हैं। ठीक है जी। और फिर क्या होता है कि वो अपफील्ड रीजन में आते हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम आती है। लेकिन अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो जाए, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तो हम कहते हैं कि वो डी शील्ड हो गया। देन वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जेटिक वेव, फिर हमें ज्यादा एनर्जी वाली वेव देनी पड़ती है, तो वो किस में आ जाते हैं, वो लो फील्ड में आ जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इस एग्जांपल को देख सकते हैं और इसकी पीक का अंदाजा कर सकते हैं। ठीक है जी। पहली चीज देखें कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने एनवायरनमेंट में मौजूद है। तो आप, एक तो आप दो चीजों से पता, अगर आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा है, आप स्पेक्ट्रम के अंदर देखें कि स्पेक्ट्रम के अंदर सिग्नल्स कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4। सो फ्रॉम दिस सिग्नल यू कैन से कि आपके पास 4 डिफरेंट इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन मौजूद है। अगर आपको सिग्नल नहीं गिवन, या आपको सिग्नल्स बताने हैं कि कितने सिग्नल्स आएंगे, फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम कंपाउंड को देखते हैं कि कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन कितने एनवायरनमेंट में मौजूद है। अगर आप इस फिगर को देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन को मुख्तलिफ कलर्स के अंदर शो किए गए हैं। अब जो सेम कलर के अंदर है, इसका मतलब है उनका एनवायरनमेंट सेम है। अब वैसे तो आपको पता है कि हमारे पास जो बेंजीन रिंग है, अब बेंजीन रिंग के अंदर हमारे पास, आपको पता है कि एट एवरी कॉर्नर देयर इज हाइड्रोजन एटम।
अब हाइड्रोजन एटम मौजूद है तो सबका एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। तो जब सबका एनवायरनमेंट सेम होगा तो हमारे पास तो सिर्फ एक पीक आती है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। चेंज यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे अगर वो लगा देते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं। ठीक है जी, जब मैं ऑक्सीजन लगा देता हूँ, उसको फिलहाल हट के बात करें दो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे मैंने हाइड्रोजन के साथ सॉरी, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लगा दी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखें तो अब इन दो हाइड्रोजन को देखें तो ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ हैं। इनका एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। ये देखें तो ये भी जरा फासले पर है। अब इन इन दो का एनवायरनमेंट, ये और ये, इन दो का एनवायरनमेंट सेम है, और इसका एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, टोटली डिफरेंट हो जाएगा। तो इन दोनों हाइड्रोजन की एक पीक बनेगी, इन दो की एक पीक बनेगी, और एक पीक इसकी बनेगी। तो हमारे पास कितनी पीक्स आएंगी, हमारे पास टोटल 3 पीक्स आएंगी। देखिए मैंने सिर्फ एक एलिमेंट चेंज किया, ठीक है जी। तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरे पास 3 डिफरेंट पीक्स आएंगी। अब अगर आप इस एग्जांपल को देखें जो मैंने यहाँ पे शो की हुई है, इसमें देखें कि एक हाइड्रोजन एटम ये है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजन है। इसके अंदर कोई और ऐसा नहीं है हाइड्रोजन एटम जो कार्बोक्सिलिक एसिड से आया हो या जिसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ हो। इससे मुराद ये है कि ये हाइड्रोजन एटम एक डिफरेंट एनवायरनमेंट रखता है। इस हाइड्रोजन के साथ का कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो एक पीक तो इस हाइड्रोजन की आएगी। अब देखें कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन के साथ देखें इधर भी क्या चीज आ रही है, एक हाइड्रोजन आ रही है। सेम इसके साथ इधर भी एक हाइड्रोजन आ रही है। अब क्या है कि जिस कार्बन के साथ कार्बोनाइल कार्बन अटैच है, ये दोनों डायरेक्टली उसके साथ अटैच है। तो इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम आ रहा है, तो इसकी भी हमारे पास एक पीक आएगी। एक पीक इस हाइड्रोजन की हो गई और एक पीक इस हाइड्रोजन की आ गई। अच्छा, 2 पीक्स हो गई। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट कार्बन में, तो नेक्स्ट कार्बन है ये वाली। इसके ऊपर देखें, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर भी 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम है। तो इन दोनों का भी सेम, वहां से आप डिस्टेंस देखें या वहां से वैसे कंपेयर करें, तो इन 3 हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट भी हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और ये हाइड्रोजन तो वैसे ही डिफरेंट हो गई, सबसे यूनिक अलहदा पड़ी है, तो इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। इनका इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम इसलिए नहीं है कि ये हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, कार्बोनाइल कार्बन। लेकिन इसके साथ जो कार्बन है उनमें कहीं पर भी ऑक्सीजन वगैरह नहीं है। तो इस हाइड्रोजन का एक एनवायरनमेंट आएगा, मैंने यहाँ पे नंबरिंग की थी कि एक इसकी आएगी, एक इस हाइड्रोजन की, तीसरी पीक इनकी और चौथी इनकी। तो हमारे पास टोटल 4 पीक्स आएंगी। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको साफ करके देखूं तो यहाँ पे हमारे पास पीक्स बनी हुई है। सबसे पहली ब्लू कलर की पीक्स बनी हुई है। तो हमारे पास ये जो ब्लू कलर के हाइड्रोजन एटम है, ये इनकी पीक है। टोटल कितने हाइड्रोजन एटम है, 3 इधर एंड 3 इधर, 6। तो यहाँ पे ये जो सबसे लेंथी आपको पीक मिल रही है, ये किसकी मिल रही है, ये हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन एटम की पीक आपको मिल रही है। ठीक है जी। एक्चुअली नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का अंदाजा हमें इनके एरिया से लगता है। यहाँ पर फिलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, तो इससे मुराद है कि ये हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। आमतौर पर ये होता है कि हम इसकी लेंथ और इसकी विड्थ को कंपेयर करके एरिया फाइंड करते हैं, और एरिया की बेस पे जो है वो हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का पता करते हैं। बहरहाल वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ब्लू कलर के हमने पीस को डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए ये अब फील्ड रीजन में आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन के साथ देखें कहीं पर भी कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शील्डेड न्यूक्लियाई थे या शील्डेड प्रोटॉन थे, तो इस वजह से इनके ऊपर कोई इतना इफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा जी, अब देख लेते हैं, मैं इस हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ। ये जो हाइड्रोजन हमारे पास है, अब ये सबसे ज्यादा डाउन फील्ड जाएगा। इसको हम नाम देते हैं डाउन फील्ड का, जो कि इधर होता है। और ये जो स्टार्ट में होते हैं जिनकी पीपीएम कम होती है, इसको हम नाम देते हैं अप फील्ड का। अब ये डाउन फील्ड में क्यों जा रहा है, क्योंकि इस हाइड्रोजन के साथ देखें क्या चीज अटैच है, इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, और ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
जब ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इसको क्या कर देगा, डी शील्ड कर लेगा। डी शील्ड का मतलब वो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा पास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है नहीं जिसको कैंसिल करे, तो हमें रेडिएशन भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये डाउन फील्ड आएगा, सबसे ज्यादा डाउन फील्ड जो हमारे पास आ रहा है वो हाइड्रोजन आ रहा है जो कि डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। उसके बाद देखें तो ये 7.73 ये भी डाउन फील्ड में आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये उस कार्बन के साथ अटैच है जो कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच है। तो इन सब में से देखें तो ये भी हमारे पास जो है वो थोड़े से डाउन फील्ड में आएंगे, और इनके हमारे पास ये वाली पीक आ रही है। ये हाइड्रोजन एटम जो है वो बेचारा बच गया, तो ये हमारे पास 4.9 पे आ रहा है। सबसे ज्यादा ये शील्डेड थे, फिर ये हाइड्रोजन। तो इस तरह देखें हमारे पास चार पीक्स आ रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे फोर हाइड्रोजन डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर जब वो लाई करते हैं। होप सो कि आपको शील्डेड और डी शील्डेड का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा यहाँ पे एक और भी मैंने एग्जांपल। हाँ जी, जी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक हमारे पास एक और एग्जांपल है। ओके जी, इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर मेरे पास बेंजीन है। बेंजीन क्या है, इसके साथ में इसको हम यालीन कहते हैं। दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम आएंगे, कितनी पीक्स आएंगी। पहली चीज देखिए यहाँ पे हमारे पास कि यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इधर भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इस CH3 के साथ डायरेक्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एटम है, तो इधर भी हाइड्रोजन एटम है। तो ये भी तो CH3 है, तो इसके साथ डायरेक्ट कार्बन है, तो इधर भी हाइड्रोजन एटम है और इधर भी हाइड्रोजन एटम है। तो चारों हाइड्रोजन एटम जो है वो सेम इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो क्या आएगी, इनकी एक पीक आएगी इन चार हाइड्रोजन एटम की। तो एक तो ये पीक आ जाएगी। दूसरा आप देखें तो इस कार्बन के साथ भी तीन हाइड्रोजन लगी हुई है, लेकिन ये जो है बेंजीन रिंग से बाहर है, इनका एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा उन हाइड्रोजन एटम से, क्योंकि वो तो रिंग वाली कार्बन के साथ जो है वो कनेक्टेड थे। तो ये हाइड्रोजन एटम डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, और ये तीन हाइड्रोजन एटम जो है ये क्या है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में। सिमिलरली आप इन तीन को भी देखें तो ये भी तो रिंग वाली कार्बन के साथ जो है वो क्या है, अटैच है। तो ये जो तीन हाइड्रोजन एटम होंगे और ये तीन हाइड्रोजन एटम, हम कहेंगे कि इन छह हाइड्रोजन एटम का एनवायरनमेंट भी क्या है, सेम है। तो एक पीक इनकी वजह से आएगी और एक पीक इन चारों हाइड्रोजन की वजह से आएगी। तो टोटल हमारे पास कितनी पीक्स आएंगी इसकी, टोटल हमारे पास दो पीक्स आएंगी, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन एटम जितने भी हैं, लेकिन उनके एनवायरनमेंट के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास दो डिफरेंट एनवायरनमेंट है। तो हमारे पास जो एनवायरनमेंट आ जाएगा, एक ये और एक ये, दो पीक्स आ गए। अब यहाँ पे एक और चीज कि ये जो हमारे पास है ये रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस कौन सी, जो बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की वजह से ये किधर जा रहा है, ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये डी शील्डेड हो जाता है और इसकी ppm की वैल्यू ज्यादा आ जाती है। जबकि इन तीन प्रोटॉन के ऊपर कोई डी शील्डेड नहीं, दीज आर शील्डेड इलेक्ट्रॉन, शील्डेड प्रोटॉन। तो ये नियर टू द केमिकल TMS के नियर होंगे, ठीक है जी। हम ये कह सकते हैं कि इनके ppm की वैल्यू कम होगी। होपफुली कि इन दो एग्जांपल से आपको इन्वायरमेंट और नंबर ऑफ पीक्स का जो है वो अंदाजा हो गया होगा। इन दो को डिस्कस करने के बाद अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल स्टार्ट में मैंने एक चीज जो है वो थोड़ी सी स्किप की थी यहाँ पे। अब ये होता है कि ये जो हमारे पास, जिनको मैं कह रहा था कि सिग्नल्स आ रहे हैं, एक सिग्नल आ रहा है, दो सिग्नल आ रहे हैं या तीन सिग्नल आ रहे हैं, जब हम इनको मजीद जूम इन करके देखते हैं तो आपको एक सिग्नल छोटे छोटे पीक्स के अंदर डिवाइड होता हुआ नजर आएगा, और इसको हम नाम देते हैं मल्टीप्लिसिटी का नाम देते हैं। मल्टीप्लिसिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे हमें ये पता चलता है कि नेबर वाले कार्बन एटम पे कितने हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं।
यहाँ से मैं थोड़ी सी रीडिंग करके फिर आपको मजीद क्लियर करता हूँ कि इसमें क्या चीज है। देखिएगा, हाइड्रोजन एटम अटैच टू द सेम कार्बन एटम हैव द सेम एनवायरनमेंट। इसको बड़ी डिटेल में अभी हमने डिस्कस किया कि कार्बन एटम जिनका एनवायरनमेंट सेम है, जरूरी नहीं कि अगर एक कार्बन है इसके ऊपर तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो सिर्फ इन तीनों का जो है वो सेम एनवायरनमेंट है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी तो है, यहाँ पे देखें तो कार्बोनाइल कार्बन के साथ मैं इधर CH3 लगा दूं तो अब देखें, अब ये दो डिफरेंट कार्बन है, एक ये कार्बन और ये कार्बन, कार्बन तो डिफरेंट है लेकिन इन छह के छह हाइड्रोजन का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे भी यही बात है कि हाइड्रोजन एटम ऑन डिफरेंट कार्बन कैन आल्सो हैव द सेम एनवायरनमेंट if the carbon atom they are bonded to exactly same chemical group with respect to each other, यानी कि सेम केमिकल ग्रुप के साथ कार्बन एटम अटैच है तो फिर इनका एनवायरनमेंट जो वो क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। नाउ कम टू द मल्टीप्लिसिटी। अब जो मैं बात कर रहा था कि सिग्नल्स आपको मिलते हैं तो सिग्नल फर्दर आपको डिवाइड होते हुए भी नजर आएंगे। If there is no hydrogen atom on the adjacent atom, then the resonance will remain single peak। हम कहते हैं कि हमें एक सिंगलेट मिलते हैं, मतलब अगर हमें यहाँ पे कहीं पे इस तरह का एक सिंगलेट मिल रहा है, इससे मुराद ये है कि कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ वाली कार्बन पे कोई हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं है। बेसिकली जो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी होते हैं या सिग्नल जो डिवाइड हो रहते हैं, ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि साथ वाले कार्बन पे कितने प्रोटॉन मौजूद हैं। हमारे पास इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक पीक बन रही है इसको हम सिंगलेट कहते हैं। सिंगलेट से मुराद क्या है कि साथ वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। समटाइम हमें जो है वो इस तरह की एक पीक मिलती है जिसको हम डुप्लीट का नाम देते हैं। यहाँ पे दो पीक्स देखने में हम कहेंगे सिग्नल एक है लेकिन पीक्स दो हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं डुप्लीट का। इससे मुराद है कि इस कार्बन के साथ वाली कार्बन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है जी। ये जो नंबर ऑफ पीक्स होती हैं ये किस चीज को फॉलो करते हैं, ये N+1 रूल को फॉलो करती है। ठीक है जी, मल्टीप्लिसिटी में मतलब अगर एक हाइड्रोजन एटम, अगर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो उसकी सिर्फ एक पीक होगी। अगर एक हाइड्रोजन एटम होगा तो उसकी दो पीक्स होंगी। अगर साथ वाले कार्बन एटम पे तीन हाइड्रोजन एटम है तो उसके हमारे पास जो है वो क्वाड्रेट बनेगा। तो ये हमारे पास इसके मुख्तलिफ पीक्स होती हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, तो यहाँ पे भी यही मल्टीप्लिसिटी की मुख्तलिफ पीक्स बनी हुई है इस डायग्राम के अंदर। हाँ, ये रूल फॉलो करते हैं N+1 रूल। अब N+1 रूल क्या है? N+1 रूल आपको ये बताता है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम दो है तो इसकी पीक कितनी बनेगी, तीन हम पीक्स ड्रा करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। अब क्या है, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास है एक इथाइल क्लोराइड है CH3CH2 और यहाँ पे मैं Cl लगा देता हूँ। अब पहली चीज कि इसमें एनवायरनमेंट देखें, हमारे पास एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, दो एनवायरनमेंट है। और वो दो एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं कि ये दो हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली उस कार्बन के साथ कनेक्टेड है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होंगे, ये डी शील्डेड होगा। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास अगर केमिकल शिफ्ट जीरो होती है तो ये यहाँ कहीं पे आएंगे। और ये कितने हाइड्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम है। अगर आप इस हाइड्रोजन एटम को देखें तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन एटम है। और जब हमारे पास तीन हाइड्रोजन एटम होंगे तो यहाँ पे जो, तो यहाँ पे हमारे पास इस केस में कितने हैं, तीन हाइड्रोजन एटम है। तो अब हमें पीक्स तो मिलेंगी, सॉरी सिग्नल्स कितने मिलेंगे, दो। ये क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से दूर हैं तो इनके सिग्नल हमें यहाँ पे मिलेंगे। अब इस कार्बन एटम को मैं देखूं ना, इस कार्बन एटम के साथ जो कार्बन एटम है उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, यहाँ पे दो लगे हुए हैं हाइड्रोजन एटम। तो इसकी जो पीक आएगी वो क्या होगी, दो हाइड्रोजन एटम है। तो N+1 रूल क्या कहता है कि जितने हाइड्रोजन एटम होंगे उससे एक ज्यादा बनेगा, मतलब दो हाइड्रोजन एटम है तो ये आपको क्या चीज देगा, एक ट्रिपलेट देगा।
यानी यहाँ पे जो आपको पीक नजर आएगी वो कुछ इस तरह की नजर आएगी, आ, इस तरह की। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें तो ये 1 2 3 पीक्स देगा, इससे मुराद है कि इसके साथ वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन एटम है। अब इसको देखें, अब इस कार्बन के साथ तो ये वाले है, ये वाली कार्बन एटम है। अब इस कार्बन एटम के ऊपर कितने हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन। तो n+1 रूल लगाए तो यहाँ पे 3+1 कितने आना है, 4। तो यहाँ पे जो हमें पीक मिलेगी वो कितने कार्बन की मिलेगी, वो 4 पीक्स मिलेंगी। इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेट है, इससे हमें ये 4 पीक्स मिल रही हैं। तो इससे मुराद है कि साथ वाली कार्बन पे कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 मिल रही हैं, तो इससे मुराद है साथ वाली कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने हैं, एक कार्बन पे 2 है, तो इसके साथ वाली कार्बन पे क्या है, 3। और इसके साथ वाली कार्बन पे कितने हमारे पास, 2 पीक्स हैं। ये होता है n+1 रूल। ये सिग्नल्स नहीं बताता, ये आपको ये बताता है कि साथ वाली कार्बन पे कितने हाइड्रोजन एटम मौजूद होंगे। सिग्नल जो है वो एनवायरनमेंट आपको बताता है। अगर 2 सिग्नल है तो इससे मुराद है कि हाइड्रोजन एटम 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट में मौजूद है। वो ये नहीं बता रहा कि सिर्फ आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम है ना, वो एनवायरनमेंट के बारे में आपको बताता है। और ये जो हमारे पास पीक स्प्लिट होती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे आपको ये नजर आ रहे होंगे, मैंने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया कि थोड़ी सी इसके बारे में यही बात है कि हमारे पास ये जो हमारे पास डुप्लेट बनता है या ट्रिपलेट बनता है, तो इसका ये होता है कि ये आपको बताता है कि साथ वाली कार्बन पे हाइड्रोजन एटम कितने हैं, मल्टीप्लिसिटी हम इसको नाम देते हैं। ठीक है जी। होप सो कि यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा। इससे रेलेवेंट बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो अभी मेरे ख्याल में ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो उन एग्जांपल को हम जो है बाद में डिस्कस कर लेंगे किसी स्पेशल लेक्चर में। तो तब तक के लिए जो है वो काफी है। जहाँ तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।